चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड का शीर्षक है कोशिका क्या है और कोशिका सिद्धांत। इसमें आधारभूत जानकारी के तहत लिखा है कोशिका सभी जीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। इसके ठीक नीचे खोजकर्ता समय रेखा दी गई है। 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक पहले बार जीवित कोशिका को देखा और 1831 रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक या न्यूक्लियस की खोज। ये संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई शब्द सुनने में काफी तकनीकी लगते हैं। इनका असल अर्थ क्या है? देखिए, इन दो शब्दों में ही जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। संरचनात्मक इकाई का सीधा सा मतलब है कि जैसे एक बहुत बड़ा और भव्य मकान छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर बनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही हर एक जीव का शरीर इन सूक्ष्म कोशिकाओं से जुड़कर बना है। ईंटों की तरह। हाँ, और वहीं क्रियात्मक इकाई का अर्थ ये है कि शरीर के अंदर जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो सांस लेना हो, खाना पचाना हो या सोचना हो, वो सब असल में कोशिका के स्तर पर ही हो रहा है। ल्यूवेनहॉक का योगदान बहुत बड़ा था क्योंकि उन्होंने पहली बार सूक्ष्मदर्शी से पानी में चलती फिरती जीवित कोशिकाओं को देखा था। और रॉबर्ट ब्राउन ने तो कोशिका के अंदर मौजूद उसके मस्तिष्क यानी केंद्रक का ही पता लगा लिया था। चीजों को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक तरफ अमीबा है जो केवल एक ही कोशिका से बना है, फिर भी अपने आप में एक पूरा जीव है जो सारे काम कर लेता है, और दूसरी तरफ ऊतक यानी बहुकोशिक संरचना दिखाई गई है जहां बहुत सारी चौकोर आकार की कोशिकाएं एक साथ मिलकर काम कर रही हैं, बिल्कुल ईंटों की एक मजबूत दीवार की तरह। ये तो सच में अद्भुत है। इसी स्लाइड में आगे कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी के बारे में दिया गया। नोट्स में लिखा है श्लाइडन 1838 सभी पौधे कोशिकाओं से बने हैं और श्वान 1839 जंतु कोशिकाओं में जीवद्रव्य झिल्ली, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति। इसके ठीक नीचे रूडोल्फ विर्चो का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है ओमनिस सेलुले सेलुला, ब्रैकेट में है नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। ये सिद्धांत जीव विज्ञान की नींव है। श्लाइडन और श्वान ने मिलकर दुनिया को ये साबित करके दिखाया कि चाहे वो एक विशाल बरगद का पेड़ हो या कोई जानवर, बुनियादी तौर पर सब कोशिकाओं से ही बने हैं। और श्वान ने एक अंतर भी बताया था, है ना? हाँ, श्वान ने एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताया जिसे याद रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जानवरों की कोशिका के बाहर सिर्फ एक लचीली झिल्ली होती है, जबकि पौधों की कोशिका को ज्यादा सुरक्षा चाहिए होती है, इसलिए उनके बाहर एक कठोर दीवार यानी कोशिका भित्ति भी होती है। लेकिन नई कोशिकाएं आती कहां से? यही सबसे बड़ा सवाल था। रूडोल्फ विर्चो ने आकर उस पहेली को सुलझाया। उनका लैटिन वाक्य ओमनिस छेलुलाए छेलुला यही बताता है कि कोई भी नई कोशिका जादू से हवा में पैदा नहीं होती, बल्कि पहले से मौजूद कोशिका के विभाजित होने या बंटने से ही बनती है। ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसके लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक बड़ी मात्र कोशिका यानी मदर सेल बीच में से विभाजित हो रही है और उससे दो नई संतति कोशिकाएं यानी डॉटर सेल्स बन रही हैं। यही जीवन के आगे बढ़ने का मूल तरीका है। अब अगर हर चीज कोशिका से बनी है तो ये दिखती कैसी है? इस सवाल का जवाब दूसरी स्लाइड में है, मैं पढ़ता हूं। इसका शीर्षक है कोशिका का समग्र अवलोकन, माप और आकार। यहां साइज स्केल यानी माप दिया गया है। माइकोप्लाज्मा 0.3 म्यूएम, बैक्टीरिया 3 से 5 म्यूएम, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी पृथक कोशिका। ये काफी दिलचस्प है। इसके नीचे सेल शेप्स यानी आकार दिए गए हैं। बिंभाव आरबीसी, बहुभुजी, स्तंभाकार, घनाभ, शाखित, नर्व सेल, सबसे लंबी और अनियमित अमीबॉइड। और नीचे एक बहुत ही खास लाइन लिखी है, कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार भिन्न हो सकता है। माइकोप्लाज्मा से लेकर शुतुरमुर्ग के अंडे तक ये तो आकार में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, प्रकृति में विविधता की कोई सीमा नहीं है। एक तरफ माइकोप्लाज्मा है जो इतना छोटा है कि उसे देखने के लिए बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और दूसरी तरफ शुतुरमुर्ग का अंडा है जो असल में एक ही अकेली कोशिका है और जिसे इंसान अपनी नंगी आंखों से आसानी से देख सकता है। और इनके रूप भी तो अलग है। हाँ, आकार के अलावा इन कोशिकाओं का रूप भी बहुत अलग अलग होता है, और ये कोई संयोग नहीं है। नोट्स की वो अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि रूप
कार्य के अनुसार होता है। अगर ध्यान दें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसी गोल और चपटी यानी बिंबाव होती हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे खून की संकरी नलियों में आसानी से मुड़कर बह सकें। और तंत्रिका कोशिका? वहीं तंत्रिका कोशिका को देखिए, वो बिजली के तारों की तरह बहुत लंबी और शाखित है, क्योंकि उसका काम शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक तुरंत संदेश पहुंचाना है। और अमीबा का आकार अनियमित है, क्योंकि वो अपना आकार बदल बदल कर चलता और शिकार पकड़ता है। मतलब जैसा काम वैसा ही भेष। बहुत ही तार्किक बात है। अब बाहरी आकार से थोड़ा अंदर चलते हैं। स्लाइड नंबर 3 पर आते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका आवरण और इसके रूपांतरण। यहां एक साधारण बैक्टीरिया के आवरण की 3 परतों का वर्णन है। ग्लाइकोकैलिक्स बाहरी परत, ढीली आच्छद अवपंक परत या मोटी और कठोर संपुटिका या कैप्सूल, कोशिका भित्ति आकार व संरचनात्मक सहारा, और जीव द्रव्य झिल्ली चयनित पारगम्य। ये 3 परतों वाला सिस्टम है। हाँ, इसके नीचे 2 और रोचक बिंदु हैं। मीजोसोम जीव द्रव्य झिल्ली के अंतर्वलन से निर्मित पुटिका, नलिका, पटलिका, कार्य, श्वसन, डीएनए प्रतिकृति, कोशिका भित्ति निर्माण, और प्लाज्मिड्स छोटा वृत्ताकार डीएनए, प्रतिजैविक प्रतिरोध। इतनी छोटी सी कोशिका और इतनी सारी परतें। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे कि बैक्टीरिया भले ही सबसे पुरानी और साधारण मानी जाती हों, लेकिन उनकी सुरक्षा व्यवस्था किसी मजबूत किले से कम नहीं होती। इसे सर्दियों में पहने जाने वाले 3 कपड़ों की तरह समझा जा सकता है। सबसे बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, वो एक चिपचिपी परत या सख्त कैप्सूल हो सकता है, जो बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है और छिपने में मदद करता है। और दूसरी परत, उसके ठीक अंदर कोशिका भित्ति है, जो एक सख्त कवच की तरह उसे उसका आकार और मजबूती देती है। और सबसे अंदर जीव द्रव्य झिल्ली है, जो बहुत ही समझदार द्वारपाल है। यह तय करती है कि कोशिका के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर आएगा। इसलिए इसे चयनित पारगम्य कहते हैं। ये डायग्राम से और साफ हो जाएगा। बिल्कुल। इस पूरी संरचना को समझना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक बैक्टीरिया के डायग्राम में ये तीनों परतें स्पष्ट रूप से एक के बाद एक कैसे व्यवस्थित हैं। इसके अलावा मीसोसोम असल में अंदर वाली झिल्ली का ही मुड़ा हुआ भाग है, जो कोशिका को सांस लेने और विभाजन में मदद करता है, क्योंकि बैक्टीरिया के पास हमारे जैसे फेफड़े नहीं होते। और प्लाज्मिड? प्लाज्मिड एक बहुत ही खास छोटा गोल डीएनए है, जो मुख्य डीएनए से अलग होता है। यही वो हिस्सा है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दवाओं से लड़ने की ताकत देता है। प्लाज्मिड का ये काम सच में चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत मायने रखता है। स्लाइड 4 भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के ही बारे में है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। यहाँ सतही संरचनाएं दी गई हैं। कशाभिका या फ्लैजेला गतिशीलता के लिए, और रोम या पिली और झालर या फिम्ब्रियर गति में सहायक नहीं, चट्टानों या ऊतकों से चिपकने में सहायक। ये तो सतह की बात हो गई। फिर आंतरिक तंत्र है। 70S राइबोसोम, 50S + 30S। बहुसूत्र या पॉलीसोम, एक mRNA से जुड़े कई राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण। और अंत में अंतर्विष्ट पिंड या इंक्लूजन बॉडीज, आरक्षित पदार्थ बिना झिल्ली के। उदाहरण फॉस्फेट कणिकाएं, ग्लाइकोजन कणिकाएं, कशाभिका, रोम और झालर। ये सब सतह पर कैसे काम करते हैं? बाहर की तरफ जो कशाभिका या फ्लैजेला है, वह बिल्कुल एक नाव की मोटर या चाबुक की तरह काम करता है, जो घूमकर बैक्टीरिया को तरल माध्यम में तैरने या चलने में मदद करता है। लेकिन रोम और झालर का काम चलना नहीं है। ये छोटे छोटे कांटेदार हुक की तरह है। तो ये चिपकने के लिए? हाँ, जब किसी बैक्टीरिया को किसी पत्थर या हमारे शरीर के अंदर किसी ऊतक से मजबूती से चिपकना होता है, तो ये काम आते हैं। संरचना की बात करें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे कशाभिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे लंबा धागे जैसा तंतु, उसे मोड़ने वाला अंकुश, और कोशिका की दीवार से गहराई से जुड़ा हुआ आधारीय शरीर। और अंदर की तरफ? अब अगर अंदर की बात करें तो कोशिका के अंदर 70S राइबोसोम होते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। जब बहुत सारे राइबोसोम
एक ही धागे यानी mRNA पर लगकर एक साथ काम करते हैं तो उसे बहुसूत्र या पॉलीसोम कहते हैं। ये बिल्कुल एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह है जहाँ तेजी से काम हो रहा है। और अंतर्विष्ट पिंड असल में कोशिका के खुले गोदाम है, जहाँ बिना किसी थैली या झिल्ली के अतिरिक्त भोजन या फॉस्फेट जमा रहता है ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। अब हम एक बहुत ही प्रसिद्ध मॉडल की तरफ बढ़ते हैं। स्लाइड 5 का शीर्षक है कोशिका झिल्ली तरल किरमिर नमूना या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ लिखा है सिंगर और निकलसन 1972 द्वारा प्रतिपादित। ह्यूमन आरबीसी में 52% प्रोटीन, 40% लिपिड, तरल प्रकृति, वृद्धि, स्रावण, कोशिका विभाजन में सहायक। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके नीचे परिवहन के बारे में है। निष्क्रिय परिवहन परासरण या जल विसरण, सक्रिय परिवहन ऊर्जा या एटीपी की आवश्यकता जैसे Na+K+ पंप। ये तरल किरमिर नाम थोड़ा अजीब लगता है, इसका क्या मतलब है? कोशिका की बाहरी झिल्ली असल में कैसी दिखती है और कैसे काम करती है, इसे समझाने के लिए ये मॉडल सबसे सटीक और दुनिया भर में मान्य है। इसे तरल किरमिर या फ्लूइड मोज़ेक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से ठोस दीवार नहीं है, बल्कि एक गाढ़े तरल की तरह है, एक समुद्र की तरह। बिल्कुल। कल्पना कीजिए कि लिपिड यानी वसा का एक शांत समुद्र है और उसमें प्रोटीन के टुकड़े बर्फ के पहाड़ों या नावों की तरह तैर रहे हैं। आरबीसी में इसका अनुपात भी याद रखना जरूरी है, 52% प्रोटीन और 40% लिपिड। इस झिल्ली का तरल और लचीला होना बहुत जरूरी है, तभी कोशिका बड़ी हो सकती है, कुछ स्रावित कर सकती है या 2 हिस्सों में बंट सकती है। चित्र में ये कैसा दिखता है? अगर हम इसे करीब से देखें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे लिपिड की एक दोहरी सतह बनी हुई है। कुछ प्रोटीन इस सतह के ऊपर ही चिपके हैं, जिन्हें परिधीय प्रोटीन कहते हैं, और कुछ इसके आर पार गहराई तक धसे हुए हैं, जिन्हें अंगभूत प्रोटीन कहते हैं। और परिवहन का काम? परिवहन के मामले में ये झिल्ली बहुत स्मार्ट है। जो चीजें बिना किसी मेहनत या ऊर्जा के अपने आप सांद्रता के अनुसार अंदर बाहर आ जा सकती हैं, जैसे पानी, उसे निष्क्रिय परिवहन कहते हैं। लेकिन जब किसी चीज को जबरदस्ती उल्टी दिशा में अंदर या बाहर धकेलना हो तो कोशिका को अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जिसे सक्रिय परिवहन कहते हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप। जानवरों की कोशिकाओं में तो सिर्फ झिल्ली होती है, लेकिन पौधों का क्या? स्लाइड नंबर 6 इसी पर है, कोशिका भित्ति या सेल वॉल। इसकी परिभाषा लिखी है जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर स्थित निर्जीव दृढ़ संरचना। इसका संगठन दिया है शैवाल सेल्यूलोज गैलेक्टेंस मैनन्स कैल्शियम कार्बोनेट और पौधे सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज पेक्टिन प्रोटीन। दोनों का संगठन अलग है। हाँ, आगे लिखा है मध्य पटलिका या मिडिल लेमेला कैल्शियम पेक्टेट से बनी कोशिकाओं को आपस में चिपकाती हैं और अंत में जीवद्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को जोड़ते हैं। ये निर्जीव संरचना पौधों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? कोशिका भित्ति को एक किले की बाहरी मजबूत दीवार की तरह समझा जा सकता है। ये निर्जीव है लेकिन बहुत सख्त होती है। पौधों के पास जानवरों के तरह कंकाल या हड्डियां नहीं होती और उन्हें तेज हवा, बारिश और धूप में सीधा खड़ा रहना होता है। ये भित्ति ही उन्हें वो सहारा देती है। तो शैवाल और पौधों में क्या फर्क है? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शैवाल और पौधों की दीवारें अलग अलग रासायनिक चीजों से बनी होती हैं। हालांकि सेल्यूलोज दोनों में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब एक सवाल उठता है कि अगर 2 कोशिकाएं अगल बगल रखी हैं तो उन्हें कौन जोड़ेगा? यही काम मध्य पटलिका करती है, एक गोंद की तरह। बिल्कुल, ये कैल्शियम पेक्टेट नाम के एक प्राकृतिक गोंद की तरह काम करती है, जो दोनों कोशिकाओं को मजबूती से चिपका कर रखती है। कच्चे फलों का सख्त होना इसी के कारण होता है। और जीव द्रव्य तंतु या प्लाज्मोडेस्माटा उन दीवारों के बीच बने छोटे छोटे सुरंग या पुल हैं, ताकि 2 पड़ोसी कोशिकाएं आपस में भोजन या पानी का लेन देन कर सकें। डायग्राम में बहुत साफ है। हाँ, इस जुड़ाव को स्पष्ट करने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे सबसे बाहर प्राथमिक भित्ति है, उसके अंदर द्वितीयक भित्ति है और 2 कोशिकाओं के बिल्कुल बीच में गहरे रंग की मध्य पटलिका मौजूद है। साथ ही उन दोनों को जोड़ने वाले तंतु या पुल भी साफ नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं सेल के अंदर मौजूद सिस्टम की। स्लाइड 7 अंतर्झिल्ली का तंत्र।
ER और गोल्जी उपकरण। यहाँ पॉइंट्स हैं RER खुरदरी प्रोटीन संश्लेषण व स्रावण और SER चिकनी लिपिड व स्टेरॉयड हार्मोन संश्लेषण। गोल्जी उपकरण के बारे में लिखा है खोज कमिलो गोल्जी 1898। पदार्थों का संविष्टन या पैकेजिंग, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण स्थल। ये कोशिका के अंदर का यातायात और पैकेजिंग सिस्टम कैसा है? अंतर्झिल्ली का तंत्र का मतलब है कोशिका के अंदर मौजूद झिल्लियों का एक पूरा जाल जो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER इस जाल का बहुत बड़ा हिस्सा है और ये दो तरह का होता है, खुरदरा और चिकना। हाँ, एक खुरदरा होता है क्योंकि उसकी सतह पर छोटे छोटे दानेदार राइबोसोम चिपके होते हैं और जहां राइबोसोम होंगे वहां प्रोटीन बनेगा। दूसरा चिकना होता है, इस पर राइबोसोम नहीं होते, इसलिए लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन बनाने का काम करता है। और सामान की पैकिंग, अब जब सामान बन गया तो उसे सही जगह भेजना भी होगा। गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर या पैकिंग सेंटर कहा जा सकता है। ER में जो भी प्रोटीन या लिपिड बनता है वो गोल्जी में आता है, जहां उसे पैक किया जाता है। उसमें कुछ बदलाव किए जाते हैं, जैसे उन पर ग्लाइकोप्रोटीन का लेबल लगाना, और फिर सही जगह भेज दिया जाता है। चित्र में इसके दो हिस्से दिख रहे हैं। इस पूरी व्यवस्था को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ER केंद्रक के चारों ओर मुड़ी हुई नलिकाओं का एक बड़ा जाल है। उसके ठीक बगल में गोल्जी उपकरण है, जिसके दो मुख्य चेहरे हैं, सिस फेस जहाँ से सामान अंदर आता है और ट्रांस फेस जहाँ से सामान पैक होकर बाहर निकलता है। इसके बाद स्लाइड 8 भी इसी तंत्र का हिस्सा है। अंतःझिल्ली का तंत्र, लयनकाय और रसधानी। लयनकाय या लाइसोसोम्स के नीचे लिखा है आत्मघाती थैली, प्रचुर जल अपघटकीय एंजाइम लाइपेज प्रोटीएज, अम्लीय pH पर सक्रिय। ये कोशिका का सफाई विभाग है। और रसधानी या वैक्यूल्स के नीचे है टोनोप्लास्ट, एकल झिल्ली, पादप कोशिका का 90% स्थान घेरती है। नोट, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध परिवहन। उपनोट, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए। 90% जगह, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरी पादप कोशिका में सिर्फ एक बहुत बड़ी पानी की टंकी ही रखी हो। बिल्कुल सही कहा। ये स्लाइड कोशिका के साफ सफाई और भंडारण विभाग के बारे में है। लयनकाय या लाइसोसोम को आत्मघाती थैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ही शक्तिशाली और अम्लीय एंजाइम होते हैं, जैसे प्रोटीएज और लाइपेज। ये कोशिका का कचरा निपटाने का काम करता है। तो इसे आत्मघाती क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर कोशिका खुद ही बहुत पुरानी या खराब हो जाए तो ये थैली फट जाती है और अपने ही एंजाइमों से पूरी कोशिका को पचाकर नष्ट कर डालती है। दूसरी तरफ रसधानी या वैक्यूल है, जो पानी, रस और अन्य पदार्थों को जमा करने का एक बड़ा टैंक है। इस टैंक की बाहरी दीवार को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और पौधों में ये इतना बड़ा होता है? हाँ, पौधों में ये टैंक इतना विशाल होता है कि कोशिका का 90% हिस्सा यही घेर लेता है, जो पौधे को तनाव और मजबूती देता है। खास बात यह है कि ये टोनोप्लास्ट जरूरत पड़ने पर चीजों को कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, यानी ऊर्जा खर्च करके जबरदस्ती भी अंदर खींच सकता है। चीजें कैसी दिखती हैं ये समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि लयनकाय के अंदर कैसे छोटे छोटे एंजाइम भरे हुए हैं, और दूसरी ओर पादप कोशिका के चित्र में एक नीले रंग की बहुत ही विशाल रसधानी दिखाई गई है, जिसने केंद्रक और बाकी सारे अंगों को किनारे की तरफ धकेल दिया है। अब हम स्लाइड 9 पर आते हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध अंग के बारे में है। सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का शक्ति ग्रह। मुख्य तथ्यों में लिखा है कार्य, वायवीय श्वसन का स्थल, ATP का उत्पादन, आधात्री या मैट्रिक्स में एकल वृत्ताकार DNA अणु 70S राइबोसोम अपना प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, और विभाजन विखंडन द्वारा। ये अंगक कोशिका को ताकत कैसे देता है? इस अंग को पूरी दुनिया में कोशिका का पावर हाउस या शक्ति ग्रह कहा जाता है। हम जिंदा रहने के लिए जो खाना खाते हैं और जो ऑक्सीजन लेते हैं, वे दोनों असल में इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर मिलते हैं। यहाँ वायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है और खाने को जलाकर ATP के रूप में ऊर्जा पैदा की जाती है। ATP ही कोशिका की बिजली या असली करेंसी है। और इसमें अपना DNA भी होता है। यही परीक्षा के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया बाकी सामान्य अंगों से बहुत अलग है।
इसके पास अपना खुद का वृत्ताकार डीएनए और अपने 70S राइबोसोम होते हैं, जिसका मतलब है कि यह अपने लिए जरूरी प्रोटीन खुद बना सकता है। ये कोशिका के अंदर एक छोटी सी स्वतंत्र मशीन की तरह है, जो विखंडन से अपनी संख्या भी खुद बढ़ा सकता है। ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऊर्जा कैसे बनती है, इसके लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि इसके बाहर एक चिकनी बाहरी झिल्ली है, लेकिन जो भीतरी झिल्ली है वो अंदर की तरफ बहुत बार मुड़ी हुई है। इन मोड़ों को क्रिस्टी या क्रिस्टे कहते हैं। यह मुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अंदर काम करने की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा एटीपी बन सके। जानवरों की ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया से आती है, लेकिन पौधों के पास सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करने का एक खास तरीका है। स्लाइड 10 इसी पर है। लवक या प्लास्टेट्स, इसमें प्रकार दिए गए हैं। क्लोरोप्लास्ट्स हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण। क्रोमोप्लास्ट्स वर्णी लवक, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, पीला और नारंगी रंग। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक, रंगहीन, संचय। एमाइलोप्लास्ट मंड के लिए, इलायोप्लास्ट तेल के लिए, एलोरोप्लास्ट प्रोटीन के लिए। पौधों के लिए बहुत खास अंग है। मुख्य तथ्य में लिखा है स्ट्रोमा में द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम अर्धस्वायत्त अंगक। लवक केवल पौधों और कुछ खास जीवों में पाए जाते हैं और इन्हें उनके रंग और काम के आधार पर 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण है हरित लवक, जो हरा होता है और इसी के कारण पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। यह प्रकृति का सबसे बड़ा सोलर पैनल है। और बाकी 2 लवक? दूसरा वर्णी लवक है, जो फूलों और फलों को उनका सुंदर लाल, पीला या नारंगी रंग देता है ताकि कीट आकर्षित हो सके। तीसरा अवर्णी लवक है, जिसमें कोई रंग नहीं होता। इसका काम सिर्फ भोजन को भविष्य के लिए जमा करना है, जैसे एमाइलोप्लास्ट आलू में स्टार्च जमा करता है, इलियोप्लास्ट बीजों में तेल जमा करता है और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन जमा करता है। इसमें भी अपना डीएनए होता है? हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही इसमें भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। इसलिए इसे भी अर्धस्वायत्त अंगक कहा जाता है, यानी आधा काम ये अपना खुद संभाल लेता है। अंदर की बनावट के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि हरित लवक के अंदर तरल पदार्थ को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं, और इस स्ट्रोमा के अंदर सिक्कों के ढेरों जैसी बहुत सी संरचनाएं हैं, जिन्हें ग्रैना कहा जाता है। इन्हीं सिक्कों के अंदर सूरज की रोशनी को पकड़ने की जादुई ताकत होती है। स्लाइड 11 का शीर्षक है राइबोसोम और साइटोपंजर। राइबोसोम के नीचे है खोज जॉर्ज पलाडे 1953, झिल्ली रहित अंगक। यूकैरियोटिक 80S 60S + 40S, प्रोकैरियोटिक 70S 50S + 30S। S बराबर स्वेडबर्ग इकाई, अवसाधन गुणांक। साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन के बारे में लिखा है प्रोटीन युक्त तंतुओं का जाल, कार्य, यांत्रिक सहायता, गति, आकार बनाए रखना। ये S या स्वेडबर्ग इकाई क्या होती है? राइबोसोम कोशिका के वो बहुत छोटे अंग हैं, जिनके चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होती। इनका बस एक ही मुख्य काम है, प्रोटीन बनाना। S का मतलब स्वेडबर्ग इकाई है, जो आसान भाषा में ये बताती है कि कोई कण कितना भारी या घना है, और जब उसे एक मशीन में बहुत तेजी से घुमाया जाता है तो वो कितनी तेजी से नीचे बैठता है। और दोनों कोशिकाओं में इसके प्रकार अलग हैं? हाँ, उन्नत कोशिकाओं में यह बड़ा यानी 80S होता है और साधारण में छोटा यानी 70S। संरचनात्मक रूप से यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे एक राइबोसोम के 2 हिस्से होते हैं, एक बड़ा सब यूनिट और एक छोटा सब यूनिट, जो काम पड़ने पर आपस में जुड़ जाते हैं। और साइटोपंजर क्या करता है? दूसरी तरफ साइटोपंजर है। जैसे हमारे शरीर को सीधा रखने के लिए एक हड्डियों का कंकाल होता है, वैसे ही कोशिका के अंदर प्रोटीन के महीन धागों का एक पूरा जाल बिछा होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे ये धागे एक ढांचे की तरह पूरी कोशिका में फैले हुए हैं। ये साइटोपंजर कोशिका को उसका आकार बनाए रखने, उसे अंदरूनी मजबूती देने और उसके अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने में मदद करता है। साइटोपंजर के बाद स्लाइड 12 में कोशिका की गति और विभाजन के अंगों का जिक्र है। पक्षमाभ, कशाभिका और तारककाय। पक्षमाभ और कशाभिका के नीचे लिखा है 9+2 प्रणाली, 9 परिधीय द्विक, 2 केंद्रीय एकल, आधारिकाय से उद्गम।
और तारककाय या सेंट्रोसोम के नीचे 2 तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत। 9+0 केंद्रीय तंतु नहीं होता। कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण। ये 9+2 और 9+0 क्या गणित है? ये असल में सूक्ष्म स्तर पर मौजूद बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण है। पक्षमाभ यानी सीलिया छोटे बालों की तरह होते हैं जो चप्पू की तरह काम करते हैं, और कशाभिका यानी फ्लजेला एक लंबी चाबुक की तरह। अगर हम इन्हें अंदर से देखें तो अगर हम इनको बीच में से काटकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से देखें तो इनकी व्यवस्था बहुत ही सटीक होती है, जिसे 9+2 व्यवस्था कहते हैं। इस अद्भुत इंजीनियरिंग को देखने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे किनारे पर 9 जोड़े तंतु एक गोल पहिए की तरह लगे हैं और बिल्कुल बीच में 2 अकेले तंतु हैं। ये दोनों कोशिका के अंदर आधारीय काय नाम की एक जड़ से निकलते हैं। और तारककाय की व्यवस्था अलग है। दूसरी ओर तारककाय है जो मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में मिलता है। इसके अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं। यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि ये दोनों बेलनाकार संरचनाएं एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के कोण पर यानी लंबवत खड़ी हैं। इनकी व्यवस्था में किनारे पर तो 9 तंतु होते हैं, लेकिन बीच में कोई तंतु नहीं होता, इसलिए इसे 9+0 कहते हैं। इनका काम विभाजन के समय होता है। बिल्कुल। इनका सबसे बड़ा काम तब होता है जब कोशिका को 2 हिस्सों में बंटना होता है। ये धागे यानी तर्कु तंतु बनाते हैं जो गुणसूत्रों को पकड़कर दोनों तरफ खींचते हैं। अब हम स्लाइड 13 पर आ गए हैं, जो कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंग के बारे में है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है, केंद्रक या न्यूक्लियस। इसमें लिखा है खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831, क्रोमैटिन का नामकरण फ्लेमिंग। आगे एक बहुत ही हैरान करने वाली बात लिखी है, कुछ परिपक्व कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। उदाहरण स्तनधारी आरबीसी, चालनी नलिका। ये प्रकृति का एक बहुत ही दिलचस्प समझौता है। चित्र के लेबल भी मैं पढ़ देता हूं। केंद्रक आवरण, दोहरी झिल्ली, केंद्रक छिद्र, आरएनए और प्रोटीन परिवहन, केंद्रिक आरआरएनए संश्लेषण का स्थल, क्रोमैटिन, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। बिना केंद्रक के कोशिका ये कैसे काम करती है? केंद्रक कोशिका का मस्तिष्क या हेड ऑफिस है। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे खोजा था, लेकिन इसके अंदर जो उलझे हुए धागे जैसा पदार्थ होता है उसे क्रोमैटिन नाम फ्लेमिंग ने दिया था। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्तनधारियों के लाल रक्त कण जब पूरी तरह बन जाते हैं तो उनमें केंद्रक गायब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कोशिका के अंदर ज्यादा से ज्यादा खाली जगह बन सके और वो फेफड़ों से ज्यादा ऑक्सीजन ले जा सके। ये एक तरह का बलिदान है। पौधों की चालनी नलिकाओं में भी ऐसा ही होता है ताकि रस आसानी से बह सके। और इस नियंत्रण कक्ष की बनावट कैसी है? इस नियंत्रण कक्ष को देखें तो यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि केंद्रक के बाहर एक मजबूत दोहरी झिल्ली है जिसमें छोटे छोटे दरवाजे या छिद्र बने हैं। इन्हीं छिद्रों से आरएनए के संदेश केंद्रक से बाहर निकलकर कोशिका में जाते हैं। अंदर एक गोल और गहरा हिस्सा है जिसे केंद्रिक कहते हैं, जहां आरआरएनए का निर्माण होता है। और जो धागे जैसी क्रोमैटिन संरचना दिखाई दे रही है वही असल में हमारा डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, जिसमें हमारी पीढ़ियों की सारी आनुवंशिक जानकारी सुरक्षित रहती है। और अब हम इस अध्ययन सामग्री की अंतिम स्लाइड 14 पर पहुंच गए हैं। गुणसूत्र और सारांश। 1 गुणसूत्र के प्रकार, सेंट्रोमियर की स्थिति पर आधारित मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। इसके ऊपर काइनेटोकोर डिस्क जैसी संरचना लिखा है। दूसरा बिंदु है 2 सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज, झिल्ली आवृत थैलियां जो एंजाइम्स युक्त होती हैं पौधे और जंतु दोनों में। और अंत में सारांश है। हाँ, अंत में सारांश दिया है। सारांश कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। गुणसूत्रों के इतने सारे प्रकार कैसे बनते हैं? जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो केंद्रक के अंदर फैले हुए क्रोमैटिन के धागे सिकुड़कर मोटे और स्पष्ट गुणसूत्र बन जाते हैं। हर गुणसूत्र के बीच में एक संकरा बिंदु होता है जो उसकी दोनों भुजाओं को बांध कर रखता है। उसे सेंट्रोमियर कहते हैं।
इसी सेंट्रोमियर के दोनों तरफ एक डिस्क या प्लेट जैसी संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जहां विभाजन के समय धागे जुड़ते हैं। तो सेंट्रोमियर की स्थिति से आकार बदलता है। बिल्कुल। जब भी सेंट्रोमियर बिल्कुल बीच में होता है तो गुणसूत्र एक्स जैसा दिखता है, इसे मेटासेंट्रिक कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बिंदु खिसककर किनारे की तरफ जाता है, गुणसूत्र का आकार बदलता जाता है। विभिन्न आकारों को समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे सब मेटासेंट्रिक में एक भुजा थोड़ी छोटी हो जाती है, एक्रोसेंट्रिक में बिंदु बिल्कुल किनारे के पास पहुंच जाता है जिससे एक भुजा बहुत ही छोटी रह जाती है, और टीलोसेंट्रिक में तो ये एकदम सिरे पर ही आ जाता है। और सूक्ष्मकाय क्या होते हैं? सूक्ष्मकाय बहुत छोटे छोटे पैकेट होते हैं जिनमें कुछ खास एंजाइम भरे होते हैं, और ये पौधे और जानवर दोनों में मिलते हैं। और अंत में नोट्स का सारांश हमें वहीं ले जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी कि चाहे दुनिया का कोई भी जीव हो, कोशिका ही उसके जीवन की सबसे मूलभूत और अंतिम इकाई है। इस तरह हमने इस अध्ययन सामग्री के हर एक पन्ने, हर एक हेडिंग और हर एक चित्र का बिल्कुल उसी क्रम में लाइन दर लाइन विश्लेषण किया है। बाहरी आवरण से लेकर कोशिका के सबसे अंदरूनी और गहरे हिस्से यानी केंद्रक और गुणसूत्रों तक की ये यात्रा सच में बहुत ही व्यवस्थित और ज्ञानवर्धक रही। बिल्कुल। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक अवश्य दें।